जय हिंद मेरे सभी प्यारे दोस्तों। सिंह मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरा नाम मनीष मीना। फ्रेंड्स, अभी तक हमारी पॉलिटी की 3 क्लासेस हो चुकी है। कितनी क्लासेस हो चुकी है दोस्तों? पॉलिटी की 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें मैंने रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1853 का चार्टर अधिनियम बहुत ही अच्छे से और शानदार तरीके से कंप्लीट करवाया। उसी क्रम में आज मैं पॉलिटी की 4थी क्लास लेने वाला हूं। और फिर आप लोगों ने ये क्लास देख रहे हो तो इसके पहले वाली 3 क्लासेस भी देख लेना, क्योंकि ये एक श्रृंखला के रूप में चल रही है सारी की सारी चीजें, तो आपको बहुत ही अच्छे से और शानदार तरीके से चीजें समझ में आएगी। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं हम आज हमारी 4थी क्लास की। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में 1857 में जो क्रांति हुई थी, 1857 में जो महान क्रांति हुई थी, उस क्रांति के बाद महारानी विक्टोरिया ने 1857 की क्रांति के बाद महारानी विक्टोरिया ने कुछ घोषणाएं की थी। तो मैंने वो सारी की सारी घोषणाएं आप लोगों को बहुत अच्छे से बताई थी। फिर उन घोषणाओं के बाद 1858 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया गया, जिसके बारे में आज हम यहाँ से बहुत अच्छे से और शानदार तरीके से डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस एक्ट की कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो अक्सर एग्जामिनर हमसे पूछता है वो कौन कौन सी है? सबसे पहला, इस एक्ट के माध्यम से, इस एक्ट के द्वारा जो कंपनी का शासन था उसे क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। तथा भारत का जो शासन है सीधा सीधा किसके हाथों में चला गया? इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के हाथ में चल गया। किसके हाथ में चल गया? भारत का शासन सीधे इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। विक्टोरिया के हाथों में चला गया। तो एग्जामिनर हमसे क्या पूछेगा? एग्जामिनर हमसे पूछेगा भारत का जो शासन है सीधा इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के हाथों में किस एक्ट के माध्यम से गया? 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। फिर फ्रेंड्स, इसके बाद इस एक्ट की और भी इंपॉर्टेंट बातें सुनना। इसी एक्ट की तीसरा पॉइंट, इस एक्ट का तीसरा पॉइंट क्या था? इस एक्ट के द्वारा कंपनी के शासन को तो समाप्त कर दिया। तो कंपनी में 2 चीजें बताई थी मैंने। एक तो बताई थी आपको बोर्ड ऑफ कंट्रोल, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये 2 संस्थाएं बनाई गई थी। तो इस एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्ट को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। समाप्त कर दिया। तो एग्जामिनर हमसे पूछेगा कि इस एक्ट या अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल या बोर्ड ऑफ डायरेक्ट को समाप्त कर दिया, तो किसके द्वारा? 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। अर्थात इस एक्ट के द्वारा जो द्वैध शासन लगाया था, जो द्वैध शासन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा लगाया था,
उसे यहाँ पे क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो ये दूसरी बार जो द्वैध शासन लगा था उसे समाप्त कर दिया। मैंने इसके पहले फर्स्ट और सेकंड बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताया, इसके पहले वाले वीडियो में आप देखना। फिर इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट, भारत के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, यानी जो भारत का गवर्नर जनरल था उसे क्या कर दिया, भारत का वायसराय कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया, वायसराय बना दिया। तो एग्जाम में हमसे क्या पूछेगा, किस एक्ट या अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया। तो किस एक्ट के द्वारा दोस्तों, 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। तो अगला एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछेगा। फ्रेंड्स मैंने सारी की सारी चीजें रेगुलेटिंग एक्ट करवाया था, बहुत अच्छे से और शानदार तरीके से बताया था। मैंने हर चीज को वहीं पे कनेक्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे फिर से चीजें बता रहा हूँ। फिर एग्जामिनर पूछेगा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों। मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से और शानदार तरीके से सारी की सारी चीजें बताई। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। गुड, कौन था, लॉर्ड कैनिंग। अर्थात 1857 की क्रांति के समय ये भारत का क्या था, गवर्नर जनरल। लेकिन 1858 में क्या, भारत सरकार अधिनियम आया और उस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को क्या बना दिया, भारत का वायसराय बना दिया। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो गया, लॉर्ड कैनिंग। और यही भारत का क्या हो गया, भारत का प्रथम या फर्स्ट वायसराय। क्या हो गया, भारत का वायसराय, भारत का फर्स्ट वायसराय। तो यहां तक की सारी बातें अच्छे से समझी, बहुत बढ़िया, गुड। फ्रेंड्स हमारा डेली का क्लास का टाइम है 8 से 9, 8 से 9 शाम को। आपको नोटिफिकेशन मिले या ना मिले, लेकिन आप 8 से 9 डेली आ जाना और क्लास को अच्छे से देखना और बहुत सी नई नई चीजें सीखना। फ्रेंड्स इसके अलावा जिस किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दे। और जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि फ्रेंड्स आप ही का सपोर्ट हमें कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन देता है और हम चीजों को बहुत अच्छे से और शानदार तरीके से कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, अब इसी एक्ट की कुछ और बातें आपको मैं बताने वाला हूं, और भी शानदार शानदार बातें। तो सुनना दोस्तों, इस एक्ट के द्वारा अगला पॉइंट 6 नंबर का, इस एक्ट के द्वारा एक नया पद बनाया गया। इस एक्ट के द्वारा भारत का राज्य सचिव, का एक नया पद बनाया गया। तो एग्जामिनर हमसे क्या पूछेगा, किस एक्ट या अधिनियम के द्वारा भारत का राज्य सचिव का पद बनाया गया है। तो किसके द्वारा, 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। साथ ही इसमें फ्रेंड सुनना, यानी स्टेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, और ये स्टेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का जो नया पद बनाया था ये कहां पे था, ये इंग्लैंड में बैठता था। कहां पे बैठता था दोस्तों, इंग्लैंड में। यानी कि इंग्लैंड में कंट्रोल करने के लिए एक पद बना दिया वायसराय को कंट्रोल करने के लिए, है ना दोस्तों। और इसके साथ ही
इसकी सलाह एवं सहायता के लिए, इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय 15 सदस्यीय परिषद बनाई गई। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय एक परिषद बनाई गई। तो एग्जाम में हमसे पूछेगा भारत का राज्य सचिव किस एक्ट अधिनियम के द्वारा बनाया, तो 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ये पद कहां पर बनाया, इंग्लैंड में बनाया। और इसकी सहायता के लिए कितने लोगों के लिए 15 लोगों की एक परिषद बनाई। मैंने आप लोगों को इसके पहले जब रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाया था, तो जो बंगाल का गवर्नर था या उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया था, तो उसकी सहायता के लिए भी 4 सदस्यीय काउंसिलिंग थी। तो ठीक इसी प्रकार इसकी सहायता के लिए भी कितने सदस्य की, 15 सदस्यीय परिषद थी। इसके साथ इसका अगला पॉइंट सुनना। इस एक्ट के द्वारा फ्रेंड्स, क्योंकि ये 1857 की क्रांति के बाद एक्ट आया था और अभी तक 1857 में भारत में कौन सा साम्राज्य, कौन सी डायनेस्टी चल रही थी, मुगल साम्राज्य, मुगल डायनेस्टी चल रही थी। तो इस एक्ट के द्वारा जो मुगल शासक थे, मुगल शासक या मुगल सम्राट, मुगल शासक या मुगल सम्राट का पद समाप्त किया गया। क्या कर दिया इस एक्ट के द्वारा, क्योंकि फ्रेंड्स अगर ये यहाँ पे समाप्त नहीं करते तो फिर कोई अगला मुगल बादशाह बनता या अगला शासक बनता तो कहीं ना कहीं वो अंग्रेजों को दिक्कत देता। जिस प्रकार 1857 में क्रांति हुई थी, फिर उसके बाद एक और क्रांति होती, तो उसी चीज का अंग्रेजों ने समाधान के लिए एक जो मुगल शासक थे हमारे यहाँ पे, उन मुगल शासक का जो पद था उसे समाप्त कर दिया। किस एक्ट के द्वारा, 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। अब फ्रेंड्स इसी में मैं आप लोगों से पूछूं कि जो अंतिम मुगल बादशाह कौन थे, अंतिम मुगल बादशाह कौन थे अंतिम मुगल बादशाह। तो अंतिम मुगल बादशाह कौन थे, जो लास्ट थे, अंतिम मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह कौन थे दोस्तों, क्या नाम था उनका, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर किस नंबर के, द्वितीय नंबर के, क्योंकि इनसे पहले भी एक और बहादुर शाह जफर आए थे। तो उस चीज को भी हम इतिहास में बहुत ही अच्छे से और शानदार तरीके से कवर करेंगे। फिर इन्हीं बहादुर शाह जफर को रंगून क्या भेज दिया था, जेल के लिए भेज दिया था और वहां पे इनकी क्या डेथ हो गई थी। तो सारी की सारी बातें इतिहास की है, तो इतिहास में इनको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम अगले एक्ट पर चलते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्ट पर चलते हैं। इसके बाद कौन सा एक्ट आएगा, तो इसके बाद आएगा भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1861। फिर इसी क्रम में हम एक के बाद एक एक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं ना। तो इसके बाद कौन सा एक्ट आएगा, भारत परिषद 1861। अब फ्रेंड्स इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें सुनना। इस एक्ट के द्वारा किस प्रकार चीजों को बदला, इस एक्ट के द्वारा पहली बार, इस एक्ट के द्वारा पहली बार जहां भी लग जाता है वो एग्जाम का क्वेश्चन हो जाता है। तो इस एक्ट के द्वारा पहली बार विधायिका, इस एक्ट के द्वारा पहली बार विधायिका। अब मैंने आप लोगों को पॉलिटी की फर्स्ट क्लास में ही बताया था, विधायिका का मतलब क्या, कानून बनाने वाली संस्था। तो विधायिका क्या, कानून बनाने वाली संस्था, कानून बनाने वाली संस्था, यानी जो
हमारे देश का वर्तमान में कानून कहीं ना कहीं लोकसभा राज्यसभा बनाती है, तो वही। तो इस एक्ट के द्वारा पहली बार इस एक्ट पहली बार विधायिका में तीन भारतीयों को तीन भारतीयों को शामिल किया गया। तीन भारतीयों को शामिल किया गया। और ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस एक्ट या अधिनियम के द्वारा पहली बार कानून बनाने वाली संस्था अर्थात विधायिका में भारतीयों को शामिल किया गया। तो किस एक्ट के द्वारा? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। कितने भारतीयों को? 3 भारतीयों को शामिल किया गया। कौन कौन थे 3 भारतीय? नंबर 1 बनारस के राजा। कौन थे? बनारस के राजा। कौन थे वो 3 भारतीय? नंबर 2 पटियाला के महाराजा। पटियाला के महाराजा। पटियाला के महाराजा। और एक और व्यक्ति कौन था जिन्हें शामिल किया गया? तो एक और व्यक्ति, उनका नाम था सर रवि दिनकर। सर रवि दिनकर। अर्थात फ्रेंड्स, इस समय भारत का वायसराय कौन था? इस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। अर्थात इस एक्ट के द्वारा लॉर्ड कैनिंग को एक शक्ति मिल गई। क्या शक्ति मिल गई? कि जो सरकार बनाने यानी जो कानून बनाने वाली संस्था विधायिका है, उसमें कितने भारतीयों को मनोनीत कर सकता था? 3 भारतीयों को। कितने भारतीयों को? 3 भारतीयों को। कौन कौन? तो उसने किस किस को मनोनीत किया? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर रवि दिनकर। तो एग्जामिनर फिर हमसे पूछेगा लॉर्ड कैनिंग ने एक्ट कब आया था दोस्तों? 1861 में। लेकिन तुरंत एक्ट आया होगा और तुरंत तो इसने मनोनीत कर नहीं दिया होगा। तो अक्सर एग्जामिनर ये भी पूछता है कि इन तीनों को अर्थात गैर सरकारी सदस्यों के रूप में, किस प्रकार? गैर सरकारी सदस्यों के रूप में, गैर सरकारी सदस्यों के रूप में मनोनीत किया। या तो पूछेगा किस एक्ट या अधिनियम के द्वारा कानून बनाने वाली संस्था या विधायिका में 3 भारतीयों को शामिल किया। तो किस एक्ट के द्वारा? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। या फिर पूछेगा किस एक्ट या अधिनियम के द्वारा गैर सरकारी सदस्यों के रूप में 3 भारतीयों को मनोनीत किया गया। तो किसके द्वारा? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। लेकिन किसने करा? लॉर्ड कैनिंग ने करा। कब करा? ये करा 1862 में। कब करा दोस्तों? 1862 में। यहाँ तक की सारी बातें आई अच्छे से समझ में? बहुत बढ़िया। गुड, बहुत बढ़िया। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसी चीज को अगर हम वर्तमान संविधान से कनेक्ट करें, इसी चीज को अगर हम वर्तमान संविधान से कनेक्ट करें, तो वर्तमान संविधान में भी भारत के जो राष्ट्रपति है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने भी ये चीजें कहां से सीखी? यानी हमारे संविधान निर्माताओं ने भी ये चीजें कहां से सीखी? इस एक्ट के द्वारा। क्योंकि मैं सारे एक्ट को वर्तमान से किस प्रकार कनेक्ट कर रहा हूं, ये आप लोग अच्छे से देख पा रहे हो। तो वर्तमान में इस एक्ट को हम कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं? तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। एग्जामिनर हमसे पूछेगा भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं?
12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। अगर कोई आपसे नॉर्मल भी पूछे, अच्छा हमने ये चीजें सीखी कहाँ से, तो आप सीधे सीधे बता सकते हो कि अंग्रेजों के द्वारा 1861 में एक अधिनियम आया था, जिसमें पहली बार वायसराय को एक पावर दी गई थी कि वो 3 सदस्यों को क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। तो लॉर्ड कैनिंग ने 3 सदस्यों को क्या करा था, मनोनीत करा था। तो यही पावर हमारा जब संविधान लागू हुआ, कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ, तो ये पावर हमारे देश में भारत के प्रथम नागरिक अर्थात राष्ट्रपति को क्या दिया गया, पावर दिया गया। और राज्यसभा में वो कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। इस एक्ट की और कुछ बातें सुनना। इस एक्ट के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा बंगाल, इस एक्ट के द्वारा बंगाल, बंगाल उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और साथ में पंजाब 1861 के अधिनियम के द्वारा बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में क्या प्रांतों में कहीं ना कहीं सरकार बनाने की व्यवस्था की गई। प्रांतों में विधान परिषद का गठन किया गया, प्रांतों में सरकार या विधान परिषद का गठन किया गया। तो एग्जामिनर हमसे पूछेगा किस एक्ट या अधिनियम के द्वारा बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद का गठन किया गया, तो किस एक्ट के द्वारा, 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा। यह एग्जामिनर हमसे क्या पूछेगा, अगला क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे पूछेगा कौन कौन से प्रांतों में विधान परिषद का गठन किया गया था। तो बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, इसको थोड़ा सा मैप में भी देखना, ये वाला कौन सा हो गया, बंगाल वाला क्षेत्र। ये वाला कौन सा हो गया, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, क्योंकि उस समय तो भारत को 28 राज्यों या 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित था ही नहीं। और ये वाला ऊपर कौन सा हो गया, पंजाब। तो फिर एग्जामिनर हमसे ये भी पूछेगा कब कब गठन किया गया, कब कब गठन किया गया। यहाँ तक की सारी बातें आ रही है आप लोगों को समझ में, बहुत शानदार, गुड। कब कब गठन किया गया, तो इसमें कब किया गया, 1862 में। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में कब गठन किया गया, 1866 में। और पंजाब में कब गठन किया गया, 1897 में, 1897। तो ये भी कई बार एग्जाम में ना पूछ लेता है, पंजाब में विधान परिषद का गठन कब हुआ, 1862 में। ये उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में कब हुआ, 1866 में। पंजाब में कब हुआ, 1897 में। अर्थात अर्थात इसके द्वारा, इसके द्वारा, किसके द्वारा, इस एक्ट के द्वारा, इसके द्वारा प्रांतों को कुछ सीमित अधिकार दिए गए, कुछ सीमित अधिकार दिए गए, कुछ सीमित अधिकार दिए गए। इसी चीज को हम लोगों ने सीखा या हमारे संविधान निर्माताओं ने सीखा। और जब हमारा संविधान लागू हुआ तो संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, कौन सी, 7वीं अनुसूची, कौन सी है, 7वीं अनुसूची। और 7वीं अनुसूची क्या कहती है, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची कहती है शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन मुख्य रूप से
तीन विषय में बांटा गया है। कौन कौन से? नंबर 1 संघ सूची। संघ सूची अर्थात वहां सूची यानी वे सारे सब्जेक्ट जिस पे कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। फिर दूसरा राज्य सूची। कौन सा? राज्य सूची। और राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसको दी? वर्तमान संविधान की बात कर रहा हूं। किसको? राज्य सरकार को। किसको? राज्य सरकार को। इसके अलावा एक और विषय है, कौन सा? तीसरी सूची कौन सी है? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। समवर्ती यानी जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। केंद्र प्लस राज्य सरकार, यानी दोनों को क्या है? कानून बनाने की शक्ति। तो ये चीज मैंने आप लोगों को क्यों बताई? क्योंकि ये सारे की सारी चीजें हमने इस एक्ट के द्वारा ही ली। इस एक्ट के द्वारा प्रांतों को कुछ सीमित अधिकार दिए गए, अर्थात प्रांतों को कुछ सीमित विषय दिए गए कि आप इन विषय, ये आपके कुछ सीमित विषय, इन विषय पे प्रांत यानी जो राज्य है, प्रांत का मतलब यानी जो राज्य सरकार, वो क्या करे? कानून बनाए। और इसी चीज को आगे, इसी चीज को जब हम आगे 1935 का एक्ट पढ़ेंगे, इसी चीज को जब हम आगे 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे, तो उसमें शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया। शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। स्पष्ट विभाजन। तो एग्जामिनर हमसे क्या पूछेगा? एग्जामिनर यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात मत करना, कंफ्यूजन मत कर लेना। एग्जामिनर हमसे पूछेगा किस एक्ट या अधिनियम के द्वारा शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया? तो किसके द्वारा? 1935 के द्वारा। लेकिन सबसे पहले शुरुआत किस एक्ट ने की थी? 1861 के एक्ट ने। अर्थात सबसे पहले 1861 के अधिनियम द्वारा प्रांतों को क्या दिया था? कुछ सीमित विषय दिए थे, और उस सीमित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसको दी? राज्य सरकार को। हालांकि 1935 में कुछ स्पष्ट विषय, जब हम 1935 का अधिनियम पढ़ेंगे तो इन चीजों को बहुत अच्छे से और शानदार डिटेल में वहां पर भी आप लोगों को समझाऊंगा। यानी शक्तियों का क्या कर दिया? स्पष्ट विभाजन कर दिया। और वर्तमान संविधान, वर्तमान संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, जिसमें क्या है? वर्तमान संविधान की 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन। तो ये चीज हमने कहां से सीखी? 1861 के अधिनियम से सीखी। हालांकि 1935 में स्पष्ट विभाजन कर दिया, लेकिन सबसे पहले सीखी कहां से? 1861 के अधिनियम से। क्योंकि जब हमारा संविधान बना तो हमें सारी की सारी चीजें, ऐसा तो है नहीं कि हमें सब चीजें पता थी, तो कहीं ना कहीं हमने, हमारे संविधान निर्माताओं ने उन चीजों को देखा, अच्छा ऐसे ऐसे हुआ, तो हमने भी उन चीजों को इस प्रकार हमारे संविधान में लिया और एक बेहतर और बहुत शानदार संविधान का निर्माण किया। फ्रेंड्स, इसी में सुनना, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूं आप लोगों को। संघ सूची में कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार। समवर्ती सूची पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर क्या बना सकती है? कानून। लेकिन कुछ ऐसे विषय, कुछ ऐसे विषय जिसपे जो तो ना संघ सूची में, ना राज्य सूची में, ना समवर्ती सूची में। अब आप बोलोगे सर ऐसे कौन से विषय हैं? फ्रेंड्स, क्योंकि जब 1950 को संविधान लागू हुआ था, संविधान निर्माताओं को बहुत सी ऐसी चीजें थी उस समय शायद नहीं थी, जैसे इंटरनेट पर कोई कानून नहीं था, या साइबर अटैक पर कोई कानून नहीं था, या साइबर से संबंधित किसी भी नेट संबंधी ऐसे कोई भी कानून नहीं थे। तो वर्तमान में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, अवशिष्ट शक्तियां अर्थात ऐसी शक्ति जो न संघ सूची, न राज्य सूची, न समवर्ती में है, इन ऐसी अवशिष्ट शक्तियों पर वर्तमान में कानून कौन बनाएगा? हमारे देश की संसद। कौन बनाएगा दोस्तों? हमारे देश की संसद। लेकिन 1861 के अधिनियम में ये चीज नहीं थी।
1861 के अधिनियम में ये चीज नहीं थी। 1861 का जो अधिनियम था, 1861 का, इसमें जो अवशिष्ट शक्तियां थी, इसमें अवशिष्ट शक्तियां, इसमें अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई? इसमें अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दी गई थी। किसको दी गई थी? वायसराय को। तो बहुत बेसिक सा और नॉर्मल सा अंतर है। यानी वर्तमान में जो ऐसे विषय जो तीनों सूची में ना हो, उस पर आज वर्तमान में कानून कौन बनाता है? हमारे देश की संसदीय पार्लियामेंट। लेकिन 1861 का जब भारत परिषद अधिनियम आया था, उस समय अवशिष्ट शक्तियों पर कानून कौन बनाता था? वायसराय। यानी प्रांतों को या राज्यों को कुछ सीमित अधिकार दिए थे, लेकिन कुछ ऐसे विषय जो वायसराय अपनी मर्जी से कानून बना सकता था, यानी अवशिष्ट शक्तियां किसके पास थी? वायसराय। साथ ही इस एक्ट के द्वारा एक और शानदार बात, इस एक्ट के द्वारा आपको मैं एक और चीज बताता हूं। इस एक्ट के द्वारा वायसराय को, इस एक्ट के द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी दी गई। अध्यादेश, अध्यादेश जारी करने की, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। यानी 1861 के अधिनियम में वायसराय को एक और शक्ति दी गई। कौन सी दी गई? अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब आप बोलोगे सर ये अध्यादेश क्या होता है? तो फ्रेंड्स, अध्यादेश का मतलब सिंपल सा होता है आदेश जारी करना। क्या होता है? आदेश जारी करना। अगर मैं आप लोगों से पूछूं वर्तमान में किस आर्टिकल के तहत हमारे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, वर्तमान में किस आर्टिकल के तहत हमारे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, जल्दी से बताइए कमेंट्स में। जल्दी से जल्दी। फ्रेंड्स, वर्तमान में, वर्तमान में किस अनुच्छेद के तहत, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं? तो राष्ट्रपति ने बोला 1, 2, 3 और आदेश पारित या अध्यादेश। तो आर्टिकल 123, वर्तमान में अनुच्छेद 123 किसको पावर देता है अध्यादेश जारी करने का? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। तो ये चीज भी हमने कहां से सीखी? तो सोचो मैं सारे के सारे एक्ट को किस प्रकार वर्तमान से कनेक्ट कर रहा हूं। यानी वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत जो अध्यादेश जारी करता है या करते हैं, वो किस एक्ट के माध्यम से सबसे पहले उसकी शुरुआत हुई थी? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। क्योंकि इसमें सबसे पहले वायसराय को क्या दी गई थी? अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। और ये कितने माह के लिए मान्य था? 6 माह के लिए। कितने माह के लिए? 6 माह के लिए। वर्तमान में भी कितने माह के लिए मान्य है? 6 माह के लिए। तो यहाँ तक ये सारी की सारी बात अच्छे से चमकी। फ्रेंड्स, आप लोग बाद में भी कमेंट्स किया करो, ताकि मैं आप लोगों के कमेंट्स देखूं और कुछ भी डाउट हो तो मुझसे पूछा करो, ताकि मैं आपको हर चीज का अच्छे से सॉल्यूशन बता सकूं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम इसके बाद अगले एक्ट पर चलते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट एक्ट, और वो कौन सा है? इसके बाद आता है भारत परिषद, भारत
परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम कौन सा आता है? 1892, 1892। फ्रेंड्स इसकी केवल हमें एक इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट केवल एक पॉइंट है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा ही क्या है, जरूरी है, और जो एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार। तो इस एक्ट के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा पहली बार, पहली बार, और जहां पर पहली बार आ गया वो एग्जाम का क्वेश्चन आ गया। इस एक्ट के द्वारा पहली बार क्या हुआ था? पहली पहली बार क्या हुआ था सर? तो ठीक है, सुनो मैं बताता हूँ। इस एक्ट के द्वारा पहली बार भारतीयों को, भारतीयों को, भारतीयों को बजट पर, बजट पर बहस करने, बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने की, प्रश्न 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 पूछने की, प्रश्न पूछने की अनुमति, अनुमति प्रदान की गई, प्रदान की गई। फ्रेंड्स सुनना, समय कौन सा है? 1892 का, क्योंकि इसी के बीच में कहीं ना कहीं 1885 में किसकी स्थापना हो चुकी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी 1885 को A.O. हुम के द्वारा किसकी स्थापना हो गई थी? कांग्रेस की। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस एक पार्टी के रूप में आ गई थी, तो वो अपनी मांगे उठाने लगी थी। तो भारत परिषद अधिनियम 1892 आता है। तो इस एक्ट के द्वारा पहली बार भारतीयों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की गई। लेकिन थोड़ी सी गलती हमें कहीं ना कहीं एग्जाम से बाहर कर सकती है, और उसी गलती को मैं यहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। इसमें बजट पर बहस करने, बजट पर बहस कर सकते हो, आप बजट पे प्रश्न पूछ सकते हो, लेकिन अपनी राय नहीं दे सकते, अपनी राय नहीं दे सकते। पहली बात तो ये। इसके बाद हम जो और भी एक आएंगे तो उसमें ये चीजें पढ़ेंगे, तो भारतीय अपनी राय भी देंगे, इसके अलावा पूरक प्रश्न भी पूछेंगे। लेकिन अभी तक 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम आया था, इसमें भारतीय बजट पर बहस तो कर सकते हैं, लेकिन अपनी राय नहीं दे सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरा, प्रश्न पूछने की अनुमति दी, आप प्रश्न पूछ सकते हो, लेकिन क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते, यानी पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते, पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। तो ये दोनों चीज में अंतर है ना। आप बजट पर बहस कर सकते हो, लेकिन अपनी राय नहीं दे सकते। आप प्रश्न पूछ सकते हो, लेकिन पूरक प्रश्न या क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। बहुत बढ़िया, यहाँ तक की सारी बातें आई समझ में अच्छे से? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। फ्रेंड्स ये वही समय है जब भारतीयों ने बोला था, इसी समय में भारतीयों ने बोला था, क्या बोला था? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। क्या बोला था? प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर, कर या टैक्स नहीं। क्योंकि अभी तक केवल भारतीयों को विधायिका में शामिल किया गया, कई जो केवल कानून बनाने वाली संस्था में शामिल किया गया। अभी तक भारतीयों को कार्यपालिका में शामिल ही नहीं किया गया, जो कानून को लागू कराती है। तो करेंगे भारतीयों को धीरे धीरे शामिल, क्योंकि अब भारतीय क्या हो रहे थे, अपनी मांग ब्रिटेन की सरकार से मंगवा रहे थे या मनवा रहे थे। तो इसी में भारतीयों ने बोला था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं।
अगर आप हमें प्रतिनिधित्व नहीं दोगे तो हम भी आपको टैक्स या कर नहीं देंगे। तो इसके अलावा इस एक्ट की एक और बात है सुनना, इस एक्ट की एक बात और सुनना दोस्तों, जो विधायिका थी जिसमें 1861 के अधिनियम में विधायिका में भारतीयों को शामिल किया गया था, केवल इसमें जो गैर सरकारी सदस्य थे, इसीलिए इसमें, क्योंकि भारतीयों ने क्या बोला था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, इसीलिए इसमें गैर सरकारी सदस्यों को विस्तारित किया गया, विस्तारित किया गया। अर्थात जो विधायिका थी या गैर सरकारी सदस्यों के रूप में जो अभी तक केवल 3 भारतीयों को मनोनीत किया गया था, उनमें क्या भारतीयों को और अधिक शामिल किया गया। ठीक है, बहुत शानदार, गुड। ठीक है दोस्तों, फ्रेंड्स में इसके बाद आएगा 1919 का भारत परिषद अधिनियम, फिर 1909 का भी आएगा, 1935 का भी आएगा, 1947। जो 4 एक्ट है हम अगली क्लास में उनको भी बहुत अच्छे से और शानदार तरीके से कंप्लीट करेंगे। मैं इनको एक बार अच्छे से रिवाइज और करवा देता हूँ आप लोगों को, ताकि सारी की सारी चीज आपको एक क्लास में ही कंप्लीट हो जाए। फ्रेंड देखो, सबसे पहले ये सारी की सारी मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है, क्योंकि मैं हर चीज एक पूरी तरीके से बोर्ड पर लिख लिख कर पढ़ाता हूँ ताकि आपको क्लास वाली फीलिंग आए। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें, और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि आपको हर चीज सिंह मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर बहुत ही अच्छे और शानदार तरीके से मिलने वाली है। तो मैं आप लोगों के लिए ये रिवाइज भी कर देता हूँ। 1857 में भारत में क्रांति होती है, महारानी विक्टोरिया ने कुछ घोषणाएं की थी, तो हमने वो सारी की सारी चीजें अच्छे से देखी थी। इसी के बाद 1857 का भारत सरकार अधिनियम आता है, इसके द्वारा कंपनी के शासन को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, और भारत का शासन किसके हाथों में चला जाता है, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला जाता है। फिर इसके बाद जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्ट को भी समाप्त कर दिया जाता है, अर्थात द्वैध शासन को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। कब लागू किया था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया। कौन था अंतिम वायसराय, सॉरी अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, और यही क्या था, प्रथम वायसराय। एक नया पद बनाया, भारत का राज्य सचिव, कहां पर, इंग्लैंड में। सहायता के लिए 15 सदस्य की टीम बनाई गई। साथ ही जो मुगल सम्राट का पद भी समाप्त कर दिया गया। कौन थे अंतिम मुगल बादशाह, बहादुर शाह जफर। फिर इसके अलावा मैंने 1861 का अधिनियम बताया, इसमें पहली बार विधायिका में 3 भारतीयों को शामिल किया गया, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा सर रवि दिनकर। ये हमने गैर सरकारी सदस्यों को मनोनीत करना। वर्तमान में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को करते हैं, 12 सदस्यों को। फिर ये मैंने आप लोगों को प्रांतों में जो विधान परिषद बताई उसमें कुछ चीजें बताई। यहाँ पे कुछ सीमित अधिकार दिए गए। 1935 में सीमित अधिकारों को स्पष्ट विभाजन कर दिया गया। तो ये संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। वर्तमान में अवशिष्ट सूची पर कानून कौन बनाता है, केंद्र सरकार, लेकिन उस समय कौन था, वायसराय। इसके बाद अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे दी गई, वायसराय को। वर्तमान में किस आर्टिकल में, 123। कौन जारी करता है, राष्ट्रपति। कितने माह के लिए मान रहता है, 6 माह के लिए। फिर 1892 का अधिनियम, इसमें पहली बार बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, लेकिन अपनी राय और पूरक प्रश्न आप नहीं कर सकते। इसके अलावा जो गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीयों को क्या विस्तारित किया। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू।